हेलो बच्चों, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। तो पहले हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था कि इफ़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 612। तो हमारे पास गिवन है C612। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात कर देते हैं, सबसे पहले आपको एटम कौन सा दे रखा है, C612, है ना, इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं, क्या कह रहा है आपके पास, जनरली अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे C612 में क्या है बेटा, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो अगर हम बात कर देते हैं आपके पास मास क्या आ जाएगा इसका, आपके पास मास ऑफ इनिशियल मास की अगर हम बात करें, C612 is 6 plus 6, that is 12 AMU। इज दैट क्लियर। फिर क्या बोल रहा है बेटा ये, कि इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम्स हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आ गया 12। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है, ये हाफ कर रहा है, तो मतलब 6/2 तो 3। तो अब जो न्यू मास आएगा, न्यू मास इज 12 plus 3 विच इज 15 AMU। ठीक है। तो न्यू मास तो निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए हम काउंट कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल मास ओवर इनिशियल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो फाइनल मास आ गया 15, इनिशियल मास था हमारे पास यहाँ पे 12 ओवर 12 इंटू 100। देखो है क्वेश्चन बहुत आसान, बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 3/12 इंटू 100। यहाँ से मेरे पास जो परसेंटेज इंक्रीमेंट आएगी बेटा, दैट इज 25%। ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या रहेगी अपने पास, 25% रहेगी। इज दैट क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट with 3 isotopes, an element with 3 isotopes having weight 11, 12 and 13 AMU। ठीक है। and their
and their percentage of occurrence in nature is 85, 10, 5. Then calculate the average atomic weight of the एलिमेंट। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे इसने क्या दे रखा है आपके पास, 3 आइसोटोप्स दे रखे हैं, है ना, जिसकी इसने क्या दे रखा है, वेट भी दे रखा है और परसेंटेज अकरेंस। अब हमें परसेंटेज अकरेंस काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने परसेंटेज में ही दे रखा है। ठीक है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, पहला है आपका लाइक 11 इंटू उसकी अकरेंस कितनी है 85 प्लस दूसरे का वेट कितना है 12 इंटू 10 और तीसरा का वेट क्या दे रखा है आपके पास बेटा यहाँ पे 13 इंटू उसकी परसेंटेज अकरेंस कितनी है 5 है, डिवाइडेड बाय 85 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, तो ये तो बेटा नीचे आ गया आपके पास टोटल परसेंटेज अकरेंस है, तो आ गया 100। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, दैट इज 935 प्लस 120, 13 5 65, डन, ये आ गया। अब इसको प्लस करते हैं, तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा आपके पास 1120 बाई 100 विच इज 11.2 AMU। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चे। ओके, तो बच्चे अब बात करते हैं हम आगे, है ना, डेवलपमेंट्स लीड्स टू दी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि हमने देखा अभी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की भी अपनी कुछ एक लिमिटेशंस हैं। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बोहर जो है ना, वो आपके पास है ना, उन्होंने एक मॉडिफाइड मॉडल दिया आपके पास, रदरफोर्ड मॉडल का एक नया मॉडल दिया बोहर ने, बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो उसके लिए कुछ एक आपके पास फर्दर डेवलपमेंट्स जो उस टाइम पे चल रही थी, है ना, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है, जिनके रिजल्ट के बेसिस पे बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू दी Bohr's model, development leading to the Bohr's model of atom। ठीक है, तो दो बेसिक अगर हम बात कर देते हैं, देर आर टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, पहली कौन सी आ जाती है, फर्स्ट वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ
electromagnetic dual nature of electromagnetic radiation. ठीक है, कौन सी जाती है? dual nature of electromagnetic radiation, which means that radiation possesses both wave as well as particle nature, particle like प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं. ठीक है, कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं? आपके पास बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक नेचर आपके पास एग्जिबिट कर रहे हैं. पहला तो ये है. ठीक है, दूसरा जाता है आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. सेकेंड वन इज experimental results regarding atomic spectrum. देखो जी, अभी हम बात करेंगे फर्स्ट की. ठीक है, इसको हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के बाद पढ़ेंगे, है ना. स्पेक्ट्रा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा होता क्या है अभी इसके बारे में हम, है ना, आगे जाके पढ़ेंगे. फिलहाल आप यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ आपका यहाँ पे हम बात करते हैं. तो ड्यूअल नेचर के लिए अगर हम बात कर देते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वेव नेचर की, लाइक वेव और पार्टिकल. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे वेव नेचर की. ठीक है, ठीक है, तो वेव नेचर के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ एक टर्म्स जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अगर हम बात करते हैं बेटा, है ना, तो यहाँ पे आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, the energy is transmitted from one body to another body in the form of wave, in the form of wave. ठीक है, फिर क्या कह देता है आपके पास, these waves travel in the space with the speed of light.
ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद रखनी है आपने, आगे भी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। ठीक है, ओके। दीज वेव्स are known as electromagnetic radiations, electro और वेव्स। ठीक है, इन वेव्स को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स आपके पास। ठीक है, इनके कुछ एक एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR वेव्स, इंफ्रारेड वेव जिसको हम कहते हैं, विजुअल, यूवी अल्ट्रावायलेट जिनको हम कहते हैं, यूवी रेज, रेज बोल लो, वेव्स बोल लो। ठीक है, नाउ सॉरी, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, बट अभी तुमने इन रेज के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। अभी हम वेव्स के बारे में, अभी हम इनको डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है आपके पास। ठीक है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, सब के बारे में जानेंगे डिटेल में। ठीक है ना। अभी हम इनको अरेंज करेंगे, अभी जस्ट मैंने लिख लिए हैं, अभी हम अरेंज करेंगे इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात कर देते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको तुम फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, है ना। अभी मैं जस्ट तुम्हें एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ जो अपने यहाँ यूज होगा। ठीक है, कुछ एक टर्म्स लाइक अगर हम बात कर देते हैं, पहली प्रॉपर्टी आ जाती है these radiations, these rays do not need any medium to propagate। देखो ये कह रहा है कि आपके पास पहली प्रॉपर्टी ये है कि इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लाइक जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तुम्हें वो बात सुनाई देगी, तो हमारे मेरे और तुम्हारे बीच में अगर मान लो हम सामने एक कमरे में बैठे होते जैसे क्लासरूम में होते हैं, तो अगर मैं बात करता तुम्हें वो बात सुनाई देती है, तो होता क्या है कि ये जो साउंड वेव्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, ये हवा के थ्रू क्या करती हैं आपके पास, है ना, मूव करती हैं और तुम्हारे कानों के पास पहुँचती है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास, एयर है जो मीडियम का काम कर रही है। अगर हवा नहीं होगी वैक्यूम में, तुम्हें मैं चाहे जितने ज़ोर से चिल्ला लूँ तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये बात समझना कि कुछ एक आपके पास वेव्स ऐसी होती हैं जिनके लिए, जिनको प्रोपेगेशन के लिए, मूव करने के लिए मतलब मीडियम की जरूरत चाहिए होती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इज दैट क्लियर, है ना। दूसरी बात आ जाती है, सेकेंड वन इज these rays these rays have
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड electric and magnetic fields and travel right angle बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, एंगल टू दीज फील्ड्स। ठीक है, तीसरा आ जाता है ना, लाइक अगर मैं यहीं पे तुम्हें बता दूं फिर इसके बारे में कहते हैं लाइक ऐसे। देखिए कह रहा है बेटा कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास कोई है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे मूव करेगी। ठीक है, तो एक डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी आपके पास क्या है परपेंडिकुलर में क्या दिख रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके पास रेड लाइन है बेटा, ये जो रेड लाइन है ये क्या बता रही है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या बता रही है आपके ग्रीन लाइन क्या बता रही है बेटा, ग्रीन लाइन बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात कर देते हैं बेटा ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एरो से, ई के ऊपर एरो, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। तो कहती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो एक परपेंडिकुलर चलेगी दूसरे के। लाइक अगर हम बात करेंगे है ना, अगर ये आपके पास क्या कर रही है परपेंडिकुलर, ये ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ठीक है, तो दूसरी उसके ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये प्रोपेगेट करती चलेंगी एक दूसरे के साथ। इज दैट क्लियर? है ना, अगर ज़्यादा अच्छा डायग्राम बनाना है तुमने तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, तो अब अगर हम बात कर देते हैं आपके पास, ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो तुमने सीख ली। अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें
कि कभी भी अगर हम बात कर देते हैं आपके पास वेव जो है आपके से कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक। तो ये जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा क्रस्ट, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट होता है इसको बोला जाता है ट्रफ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है बच्चे, है ना, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस आपके पास, ठीक है, इसको हम लैम्डा बोलें, ठीक है। ये साइन लैम्डा का है बेटा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, वेवलेंथ को, ठीक है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, कुछ एक टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, लाइक पहली आ जाती है वेवलेंथ आपके पास, तो हेडिंग डाल दीजिए वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा से, ठीक है, क्लियर हो गई चीज, पढ़ते हैं, ठीक है। होती क्या है वेवलेंथ आपके पास, वेवलेंथ इट इज डिफाइंड एज the distance between, it is defined as the distance between two nearest crust or trough, ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा वेवलेंथ की यूनिट, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, देखो अभी हम बात कर रहे हैं, अब इसने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ, तो यूनिट क्या आ जाएगी बेटा इसकी, यूनिट आ जाती है जनरली अगर हम बात करते हैं मीटर, ठीक है, इसको मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर और एमस्ट्रॉम में भी काउंट किया जाता है बेटा, क्लियर, मतलब डिस्टेंस की जो भी यूनिट्स हैं वो सारी कह सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास लाइक 1 एमस्ट्रॉम, कुछ चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी कि 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, इज दैट क्लियर। एंड सिमिलरली कुछ एक जो आपके पास रिलेशंस हैं कन्वर्शंस के लिए जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। सिमिलरली 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसको तुम जानते ही हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, इज दैट क्लियर। बेटा कुछ एक प्रीफिक्सेस हैं जो यूज कर देते हैं कई बार, लाइक पिकोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, नैनोमीटर, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, इज दैट क्लियर, ओके। Now we are moving to our next term which used in term of आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो दूसरी आ जाती है हमारे पास, दैट इज फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से, ये वी नहीं है, इसको क्या कहते हैं, न्यू, NU। ठीक है, क्लियर होगी चीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव frequency of wave is defined as number of waves which pass through a point in 1 second. Number of waves which pass through a point in 1 second, that is called frequency. अब इसकी यूनिट क्या जाती है बेटा, यूनिट की अगर हम बात करते हैं बेटा आपके पास यहाँ पे, इसकी यूनिट आ जाती है बेटा हर्ट्ज। जिसको आप HZ से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, सेकंड इनवर्स और साइकिल ठीक है, यहां पे एक बात का ध्यान रखना बेटा कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। between and wavelength, relation between frequency and wavelength। बेटा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात कर देते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, वेवलेंथ के। अगर मैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता हूं बेटा, तो न्यू इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा, वेयर C is equal to constant of where C is equal to velocity of light। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह देते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास 3.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास। क्लियर हो गई चीज? ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ एक जो टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज होती हैं और जो न्यूमेरिकल पोर्शन आपका शुरू होगा वो होगा इसके बाद से आपके पास नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए कुछ एक चीज़ें, और ये जो रिलेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन जो है आपके पास है ना, आपकी दुनिया बदल के रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है ना? तो इसी के बेसिस पे कल के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ एक जो टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के यूज़ होती हैं, लाइक आपके पास वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, आपके पास टाइम पीरियड, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स इस रिलेशन के थ्रू, है ना। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू।